हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप सीटेट 2023-24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा यही होता है कि जो हमें कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट है, क्या इसके अलावा भी हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, क्या जो सर आप चीज़ें करवा रहे हैं, जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो आप थ्योरी करवा रहे हैं उनसे बाहर हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि आपका जो मेन एम है वो आपका है एग्जाम क्रैक करना। तो ये क्वेश्चंस आपके जायज़ हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ना तो एक बार आप इस वीडियो को देख लेना। इसमें मैंने विद प्रूफ ये बता रखा है कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरह से मैं थ्योरी आपको खुद याद करवाता हूँ और किस तरह से हम जब एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते हैं ना तब भी मैं थ्योरी को बार बार रिवाइज करवाता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे ना तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप फ्री सेक्शन में जाना, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना, तो वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप 100% देखिएगा। तो चलिए फिर आज की एमसीक्यू जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ऑप्शंस को देखिए, असम और मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से, या फिर त्रिपुरा और मणिपुर से। तो देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ पे है आपकी मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये पूर्व के अंदर, ये अगर आप इस मैप को देखते हैं, ये भारत के नक्शे को अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, आपका पूर्व है, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है आपका उत्तर और नीचे क्या है आपका दक्षिण है। तो ये पूर्व की तरफ बहती हुई चलती है और इस तरह से जब ये आएगी तो मैं चलो एक बार कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको आसानी से समझ सके आप। देखिए अब आप इधर से ये पूर्व में बहेगी, पूर्व में बहते हुए यहाँ पे देखिए तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। ये भी आपको याद रखना है, तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है। और इस तरह से पूर्व में ये बहती हुई आएगी और ये आपकी पहाड़ी है, यहाँ पर चोटी है आपकी नामचा बरवा। कौन सी चोटी है, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा चोटी के पास से ये एकदम जस्ट यू टर्न लेती है और यू टर्न लेकर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश किस में आता है, आपके भारत में आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है और यहाँ पे ये बनाती है धियांग गार्ज। गार्ज का मतलब होता है जब जो एक कोई नदी है वो क्या करेगी, अपने पानी से किसी चट्टान को या पत्थर को काटते हुए एक गहरी खाई टाइप बना देती है, जिसको हम गार्ज बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये धियांग गार्ज का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश से ये असम में एंट्री करेगी। और जब ये असम में बहती है ना तो असम के अंदर ही इस पर आपका माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। तो आपको याद रखना है माजुली जो द्वीप है वो किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और कहाँ पे है, आपका असम के अंदर। तो असम में से ये ऐसे होती हुई और ये लास्ट में आपके कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर एंट्री कर जाती है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो अब आपके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना आसान होगा। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब देखिए आप कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है, बताइए। तो आप देखेंगे असम और मिजोरम गलत है भाई, मेघालय गलत है, अरुणाचल प्रदेश और असम ये आपका करेक्ट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एंट्री की, असम में आई और उसके बाद बांग्लादेश में। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश से। नाम क्या क्या है देखिए आप, चीन में तिब्बत के पठार पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांगपो बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में हम इसको दिहंग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, दिहंग। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है जमुना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ पे कहते हैं, बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे कहते हैं, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग कहाँ पे कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ कहते हैं, आपके चीन में तिब्बत के पठार पर। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील से निकलकर हिमालय के साथ साथ पूर्व में बहती है, और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, नामचा बरवा। ये सबसे पूर्व में स्थित है ना आपकी नामचा बरवा चोटी के पास से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और जहां पर दिहंग गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है, दिहंग गार्ज का निर्माण करती है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। माजुली द्वीप असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और असम के धुबरी के पास, ये भी आप याद रखना, असम के धुबरी के पास मुड़कर यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आप ये सारी की सारी चीजें याद रखिएगा। तो जब हम थ्योरी क्लासेस को करेंगे ना, तो पहले हम बेस्ट तरीके से थ्योरी को पढ़ेंगे, और जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ना, देन उसके बाद हम जो ये PYQ हैं, तो इस तरीके से हम PYQ को भी कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंडे से मैं आपके लिए CTET 2023-24 के लिए एक ऑनलाइन बैच लेके आ रहा हूं, और ये आपका बेस्ट बैच होगा, जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना PRT में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा, एकदम डिटेल के साथ करवाऊंगा। सभी PYQ क्वेश्चंस हैं वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। आपके 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हैं ना CTET के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के, वो सभी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो मंडे से मैं लेके आ रहा हूं, और एकदम मिनिमम फीस में होगा ये। जैसे जैसे आपकी नोटिफिकेशन आएगी CTET की या बाकी चीजें होती जाएंगी, इसकी जो फीस है वो भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। स्टार्टिंग में एकदम मिनिमम फीस में होगा ये, याद रखिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। अब देखिए, सहयोगात्मक यानी कि सहयोग करके, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करके, यही कहा जा रहा है ना। तो देखिए, परिवार, खेल और परिवार, परिवार, समाज और खेल, और प्रतियोगिताएं आयोजित करना। अब आप खुद बताइए, सबसे ज्यादा सहयोग कहां पे सीखा जाएगा भाई, परिवार में। हाँ, सही बात है, सीखा जाता है। खेल और परिवार से यहां पे भी सीखा जाता है। परिवार, समाज और खेल यहां से भी सीखा जाता है। प्रतियोगिताएं आयोजित करना ये नहीं होगा, तो यहां से सीखा जाता है, लेकिन बेस्ट आंसर तो नहीं होगा ना। हमेशा आप याद रखिएगा, हमें चुनना होता है बेस्ट। अब यहाँ पे परिवार भी बेस्ट है, यानी कि सही है, खेल और परिवार भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर C। इसमें परिवार भी आ लिया, आपका समाज भी आ लिया, और आपका खेल भी हो गया। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका आंसर नंबर C होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। अब देखिए, कितनी बार ये CTET के अंदर पूछा जा चुका है। यहां पे पूछा है सामाजिक कीट नहीं है। अब सामाजिक कीट का मतलब क्या है, यानी कि वो समाज में रहता है। समाज में कौन रहते हैं, लोग मिलजुल के रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि वो कीट तो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, किसमें, झुंड में रहते हैं, एक साथ भीड़ के रूप में रहते हैं, वो पूछा गया है आपसे। तो देखिए आप, चींटी, दीमक, भृंग जिसे हम भौरा बोलते हैं, या फिर मधुमक्खी। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो चींटी, आपको काफी सारी चींटियां एक साथ दिखाई देंगी, तो इसका मतलब वो सामाजिक कीट है। क्यों, क्योंकि वो समूह में रहती हैं, है ना, समूह में रहना, याद रखिएगा। दिमक, दिमक भी आपने देखे हैं, वो भी क्या रहते हैं, एक साथ आपको काफी सारे दिमक एक जगह पर मिल जाएंगे, तो वो भी आपके समूह में है। मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो वो तो समूह में रहती ही रहती हैं। बचा क्या, भृंग, भौरा, ये आपका नहीं रहता समूह के अंदर। तो आपका सामाजिक कीट नहीं है, आंसर नंबर C, यानी कि भृंग, भौरा जो है वो आपका सामाजिक कीट नहीं है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी समूह में रहती हैं, तो मिल गए ना, यानी कि चींटियां भी समूह में रहती हैं और मधुमक्खियां हैं वो भी आपके समूह में रहती हैं। तो ये दोनों तो क्या हो गए, आपके सामाजिक कीट हो गए। आगे देखिए, रानी चींटियां अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ये सब चीजें मैं आपको थ्योरी क्लासेस में कराऊंगा। कोर्स के अंदर जब हम थ्योरी क्लासेस करेंगे ना, तो इनको विद डायग्राम एकदम बेस्ट तरीके से हम देखने वाले हैं, याद रखिएगा आप। अब नोट में देखिए आप, दीमक और ततैये भी इसी तरह से समूह में रहते हैं। तो समूह में रहने वाले जो हैं कीट आपको 4 मिल गए। कौन कौन से, आपकी मधुमक्खियां हो गई,
आपकी चींटियां हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका दिमक हो गया, और एक आपका हो गया ततैया। 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? अब सीधा और सिंपल सा है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं डायग्राम से है ना, आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। अब की बार जो सीटेट हुआ था अगस्त में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक तो आप कंफर्म मानिए, वरना आपसे 2 भी पूछे जा सकते हैं डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो इनको किस तरीके से सोल्व करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम के बारे में यानी कि मैप के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वलसाड शहर कहाँ पे है। तब आपको पता होगा जो वलसाड शहर है ना, ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात में। आप ये क्या है, आपका गुजरात है, तो आपने मान लिया यहाँ पे है आपका वलसाड शहर, ठीक है। और आगे बोला हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य। अब हैदराबाद कहाँ पे है, यानी कि तेलंगाना के अंदर। ये आपका आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, आपका तेलंगाना है। तो ये पूछा है कि वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना के सापेक्ष किस दिशा में है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, जिसके भी सापेक्ष पूछा जाए ना, उसके सापेक्ष आप हमेशा वहां पे एक दिशा बना लीजिए, एक डायरेक्शन बना लीजिए। अब किसके सापेक्ष का है, हैदराबाद शहर तेलंगाना के सापेक्ष। तो ये है आपका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, इसके सापेक्ष हमने डायरेक्शन बना ली। हम डायरेक्शन बना लेंगे यहाँ पे, ये आपका पूरा हो गया, ये क्या है आपका पश्चिम, ये क्या है आपका उत्तर, और यहाँ पे क्या है आपका दक्षिण। अब बताइए इसके सापेक्ष पूछा था, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना वहां पे डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन बना लिया, और अब आप खुद बताइए ये डायरेक्शन कौन सी है। तो ये आपका उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया आपका पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम। देखिए कहाँ पे है, आंसर नंबर डी। तो मैप वगैरह सब कुछ आपको मैं याद कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ये क्या है आपका राजस्थान है भाई, ये क्या है मध्य प्रदेश है, ये क्या है आपका महाराष्ट्र है, ये क्या है कर्नाटक है, ये क्या है आपका गोवा है, ये क्या है केरल है, यहाँ पे क्या है तमिलनाडु है, यहाँ पे क्या है आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना हो गया, यहाँ पे क्या है उड़ीसा है, यहाँ पे क्या है आपका पश्चिम बंगाल है, ये क्या है छत्तीसगढ़ है, ये क्या है आपका यूपी है, ये क्या है आपका बिहार है, ये क्या है असम है। ये सारे की सारी चीजें मैं आपको विद प्रूफ विद डिटेल बेस्ट तरीके से कराऊंगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? कहां पे? आबू धाबी के अंदर प्रचलित है। तो देखिए आप ऑप्शंस को, डॉलर, रुपये, दिरहम, टका। अब देखिए यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। जो दिरहम है वो आपकी आबू धाबी की प्रचलित मुद्रा है। अगर हम डॉलर की बात करें, ये क्या है आपका यूएसए के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर। अगर हम रुपए की बात करें तो देखिए रुपए जो है ना, जैसे भारत है तो भारत का क्या है आपका रुपया है। लेकिन अगर हम इसके आगे ये लगा दें कि नेपाली रुपया, तो नेपाल का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो रुपए है ना वो काफी देशों की है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। टका की बात करें तो कहां पे है आपका बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। रुपए मुद्रा, अब देखिए भारत हो गया, अगर रुपया क्या कहते हैं हम ये लगा दें पाकिस्तानी रुपया तो पाकिस्तान का हो गया, नेपाली रुपया यानी नेपाल का हो गया, मॉरिशस का रुपया हो गया तो मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इन सभी में आपके रुपए मुद्रा है। रूबल अगर आपसे पूछी जाती है तो रूस की है, रियाल अगर आपसे पूछी जाती है तो ईरान की है, अगर आपसे येन पूछा जाए तो येन है आपके जापान की, और टका के बारे में हम बता चुके हैं कहां पे है आपके बांग्लादेश के अंदर। तो थ्योरी क्लासेस में इन सब चीजों को हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में यानी जोड़ों के रूप में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। वैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है, नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। तो निम्नलिखित में से कहां पर आपका चेराव नृत्य किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखिए आप, मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर बी। जो आपका चेराव नृत्य है ना वो आपका मिजोरम के अंदर किया जाता है। कहां पे? मिजोरम में। अगर मैं आपसे पूछूं चापचारकुट जो फेस्टिवल है वो कहां पे मनाया जाता है? आपका मिजोरम में। तो जिसके भी लास्ट में कुट आ जाए ना, चापचारकुट, मिनीकुट, तो जितने भी हैं ऐसे फेस्टिवल जिनके लास्ट में कुट आ जाए वो सभी आपके मिजोरम में होते हैं। तो ट्रिक के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत के ऊपर से वर्षा का जल संरक्षण किया गया और इसे भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया गया।
तो इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? अब देखिए, राजस्थान के अंदर मैं आपको थ्योरी में ये सारी चीजें बताऊंगा। राजस्थान में होता है टाका। टाका एक प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा जो वर्षा जल संग्रहण है ना वो किया जाता है। अब वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या है? तो देखिए, ये आपका घर है, ठीक है, और ये हो गई आपके घर की छत, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ढलान होता है इस साइड में, और जब बारिश आती है ना तो बारिश के अंदर क्या होता है, यहां पे पानी इकट्ठा होता है, और जो घर का आंगन होता है वहां पे एक टाका बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है। और इस गड्ढे को यहां के छत के ऊपर से एक पाइप आता है, इस पाइप के द्वारा ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो जब भी बारिश होगी यहां पे जो भी पानी आएगा ना तो वो पानी इस पाइप के द्वारा होते हुए इस टाके के अंदर जमा हो जाता है। तो जब सूखे के दिन होते हैं या फिर पानी की मात्रा कम होती है, बारिश नहीं होती, तो उन दिनों में जो ये टाका है ना इसका पानी यूज किया जाता है। तो ये आपकी एक प्राचीन पद्धति है वर्षा जल संग्रहण की। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये पारंपरिक जो विधि है ना ये किस राज्य में प्रयोग की जाती है? तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर बिहार में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। कहां पे? आपका राजस्थान के अंदर। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र का नाम क्या है आपका? तोरांग, ठीक है, की स्थापना की थी, जो कि देखता था, यानी कि पूछा गया है जो केंद्र खोला गया है ना तोरांग केंद्र, वो किन किन चीजों को देखता था, किन किन बातों के बारे में ख्याल रखता था, क्या उसके रूल रेगुलेशन थे? तो देखिए आप, भूमि और जीविका की समस्याएं, भूखमरी की समस्याएं, वनों की समस्याएं या फिर कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। तो देखिए यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर क्या होगा? सी, क्योंकि इसमें ए सही है। भूमि और जीविका की समस्याएं देखता था आपका तोरांग केंद्र, और उसके बाद आपका कुड़ुक संस्कृति की जो भी समस्याएं होती है ना उनको देखता था आपका ये तोरांग केंद्र। अब तोरांग जो कुड़ुक भाषा होती है ना, कुड़ुक भाषा, अब कुड़ुक भाषा कहां की है? आपकी झारखंड की भाषा है। तो कुड़ुक भाषा में जो तोरांग होता है, तोरांग का मतलब होता है जंगल। और ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है कि आपकी कुड़ुक भाषा के अंदर कौन सी भाषा? कुड़ुक, मैं लिख देता हूं फिर से, कुड़ुक लैंग्वेज। कुड़ुक भाषा कहां की है? आपके झारखंड की भाषा है। तो कुड़ुक भाषा के अंदर जो तोरांग है, तोरांग का मतलब होता है जंगल, और तोरांग नाम से ही एक केंद्र खोला था सूर्यमणि जी ने। कहां पे? आपके झारखंड के अंदर। और वो किन चीजों को देखता था? आपकी भूमि और जीविका की जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करता था, साथ में जो कुड़ुक संस्कृति है उसकी जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि भूमि और जीविका की समस्याएं, साथ में कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोगों की मदद के लिए तोरांग नाम से केंद्र खोला गया, सूर्यमणि ने खोला था। यहां पर कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर भी रखा गया है, संभाल कर भी रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। अब देखिए, हर किसी को पता है समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है जब हम लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो भावी पीढ़ी यानी कि जो आपके आने वाले जो बच्चे हैं या जो बच्चा आता है जिसका जस्ट अभी जन्म हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है कि भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस परिस्थिति में परिवार क्या है? अब देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, साइकोलॉजी का टॉपिक है, वहां से उठाया गया है समाजीकरण की एजेंसीज, ठीक है, कि समाजीकरण की कौन कौन सी एजेंसी है, समाजीकरण में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं। आपका वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पूछा, जब बच्चा एक पैदा होता है, आप खुद बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किन से मिलता है? अपने परिवार से मिलता है ना। परिवार का मतलब भाई माता पिता हो गए, ठीक है, आपके दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, है ना, इन्हीं सभी लोगों से मिलता है ना, यानी कि अपने परिवार से मिलता है। तो परिवार के बारे में पूछा गया है कि परिवार आपकी कौन सी एजेंसी है? तो परिवार आती है आपकी प्राथमिक सामाजिकरण का एजेंसी, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है आपका परिवार। अगर द्वितीय का पूछा जाए ना तो स्कूल आपका किस में आएगा? द्वितीय में आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है परिवार क्या है? आपकी प्राथमिक एजेंसी है। अगर आपसे लाइब्रेरी पूछी जाए, ये सब चीजें मैं आपको कराऊंगा। लाइब्रेरी आती है आपकी पैसिव एजेंसी के अंदर। पैसिव एजेंसी, पैसिव एजेंसी का मतलब क्या है? यानी कि आपका सामाजिकरण तो होता है लेकिन आप किसी से बात नहीं करते हो,
ठीक है। अब सामाजिकरण का मतलब क्या है? भाई सामाजिकरण का मतलब होता है जब आप लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पे आप लोगों से तो मिलते हैं ना, वहां पे लोग तो रहते हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं करते ना, आप चुप रहते हैं ना, तो इसलिए उसको बोला गया है पैसिव। और ये सब क्या है? बाकी ये सब आते हैं आपके एक्टिव के अंदर, जहां पे आप कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये सब चीजें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? तो देखिए आप, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अब मेधा पाटेकर है, इनका संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इससे आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। अब ये नाम भी आपको याद रखने हैं। सुंदरलाल बहुगुणा हर किसी को पता है, लेकिन आपको साथ में याद रखना है चंडी प्रसाद भट्ट भी थे और गोरा देवी भी थी। तो इनके नेतृत्व में आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 के अंदर। अब आगे देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। और कहां पे? रेनी नामक जगह से। खेजड़ली गांव जोधपुर में भी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के साथ 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इस बात को भी आप याद रखिए। कहां पे? राजस्थान का जो जोधपुर है, जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी थी, और इनके सम्मान में अमृता देवी पुरस्कार भी स्टार्ट किया गया था। ये आप याद रखिएगा। तो 300 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, वो पेड़ों से चिपक गए थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से मैं बता चुका हूं। बाबा आमटे आपके समाज सेवी थे। वंदना शिवा पर्यावरणविद, इसे बोलते हैं हम अनाज की गांधी। किसकी गांधी? अनाज की गांधी वंदना शिवा, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपका आ चुका है, और इसका आंसर भी आपको पता है, तबादला, अप्रवासन, पलायन या फिर विस्थापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा। भाई सीधा और सिंपल सा, यहां पे बांध बन रहे हैं। अब यहां पे बांध बनाया जा रहा है, तो जब बारिश आएगी तो यहां पे क्या होगा? आपका पानी इकट्ठा होगा, है ना। और यहां पे क्या होगा? भाई यहां पे मान लो कोई गांव बसा हुआ है, तो सीधा और सिंपल सा, अगर गलती से भी ये बांध टूट जाता है तो ये पानी कहां पे जाएगा? सीधा बह के गांव में जाएगा ना, तो गांव को भी खतरा है। तो जब भी एक बांध बनाया जाता है ना, तो आसपास के जो लोग हैं ना, उनको जगह खाली करनी पड़ती है, तो उसको बोला जाता है विस्थापन, कि वहां पे आसपास के लोग अपनी जगह को परमानेंट छोड़ के किसी और जगह जाकर बसते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका विस्थापन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तबादला, अप्रवासन, पलायन या फिर विस्थापन। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि आपका विस्थापन, ठीक है। तो देखिए, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। थ्योरी क्लासेस में हम बेस्ट तरीके से हर चीज को करने वाले हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, इससे भी बेस्ट विद डायग्राम हम चीजों को थ्योरी क्लासेस में कोर्स के अंदर देखेंगे। मंडे से कोर्स मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, मिनिमम फीस में होगा। तो आप अगर रियल में एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल भी उस कोर्स को स्किप मत कीजिएगा। एकदम मिनिमम फीस के अंदर आपको वो कोर्स मिलेगा, और सभी सब्जेक्ट उसके अंदर करवाए जाएंगे। जितने भी आज तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको उस कोर्स में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।